नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जिस प्रकार से भारत में लोकल फॉर वोकल और भारत में निर्मित वस्तु और हथियारों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, उससे जो चाइना है वो खास करके बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि जिस प्रकार से अभी कोरोना के टाइम पे चाइना में जितनी भी कंपनियां हैं वो आज चाइना से निकलकर भारत में आ चुकी हैं, और चीन जो है वो ये बात जानता है कि अगर ऐसा ही आगे चलता रहे तो जो भारत है वो विश्व गुरु बन सकता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत जो है वो हर देश का सम्मान करता है, लेकिन वही अगर दो देश की बात की जाए, चाइना और पाकिस्तान की, वो हमेशा से ही पीठ में छुरा घोंपते आ रहे हैं। लेकिन अब जिस प्रकार से भारत जो खुद अपने अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, चाहे वो स्पेस एजेंसी हो या फिर जो हथियार है, उन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में भारत जो है वो विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। और दोस्तों, इससे सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो चाइना है और पाकिस्तान तो है ही। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में जिस प्रकार से कमर चीमा का भी यही कहना था कि जो भारत है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रहा है, और लगातार नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ये इनिशिएटिव जो है वो भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ा है, और जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आकर बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और इन सब चीज़ों पे क्या बात कर रहा है। डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी में जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो मुझे लगी, दो डेवलपमेंट्स लेकिन वो रिलेटेड हैं। एक तो जो वर्किंग ग्रुप है इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन कैपेबिलिटी का, आप समझे कि यूके जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर है, सबसे बड़ा प्लेयर है इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन का। उनसे बेहतर कोई इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन नहीं करता, और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन को आपको दोनों ही इंडस्ट्रियल और मिलिट्री दोनों में ही आपकी एप्लीकेशंस है, चाहे आप फाइटर जेट्स की बात करें, सबकी बात करें। तो वो उसका वर्किंग ग्रुप के तहत वो लोग को डेवलपमेंट और ये सब करेंगे। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि यूके ने अपना सबसे पहला इंडो पैसिफिक में, जिसे हम कहते हैं ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस, वो इंडिया के लिए इशू किया। अब इसका मतलब क्या है? इसका जो मतलब है बहुत ही सिंपल तरीके से ये है कि अब जो जैसे आपकी डिफेंस ट्रांसफर्स होते हैं, प्रोक्योरमेंट होते हैं, वो बहुत आसान हो जाएगा। आपको इतने ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस नहीं लगेंगे। अगर आपको एक ओगेल आपने कर दिया इशू, तो आप 1-2 साल तक, टिपिकली 2 साल तक होता है, आप 2 साल तक एक कंपनी के साथ या एक सेक्टर में लगातार आप ट्रेड फ्लो कर सकते हैं बिना हर चीज़ के लिए अप्रूवल ब्यूरोक्रेटिक चीज़ें लेते बिना। तो मेरे ख्याल से ये दो चीज़ें, और जो को डेवलपमेंट की जो बात है, और उनने मतलब एकदम दो चीज़ें तो मेंशन भी की, चाहे वो जेट इंजन कोर टेक्नोलॉजी हो या फाइटर जेट्स हो, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे हम लोग पिछले बार भी बात कर रहे थे, इंडिया हमेशा ये चाहता है कि वो को डेवलपमेंट करे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स करे। तो मेरे ख्याल में ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट टेकअवेज थे मेरे लिए। अच्छा, जो मेक इन इंडिया एक कॉन्सेप्ट है इंडिया का, उसमें यूके किस तरह एंगेज या पार्टनर बन रहा है? क्योंकि सुनने में ये आया है कि जो बोरिस जॉनसन है वो कह रहे हैं कि हम मेक इन इंडिया में इंडिया की हेल्प करेंगे। सो आप क्या, और उसको इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। सो आप कैसे समझते हैं कि ये जो है ये कैसे कर सकता है इंग्लैंड? ऐसा क्या है जो इंग्लैंड इंडिया को इस सेंस में दे रहा है? तो जैसा आप जानते हैं, इंग्लैंड का बहुत स्पेशलाइजेशन है मशीनरी में, इंडस्ट्रियल मशीनरी, बाकी मशीनरी में। आप जैसे देखेंगे, जब वो फैक्ट्री में भी गए थे, जेसीबी की फैक्ट्री, तो जेसीबी एक ब्रिटिश कंपनी है। जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो हमें लगता है कि हर चीज़ इंडिया में बहुत ही इनवर्ड लुकिंग, लेकिन ये चाहे वो आत्मनिर्भर भारत हो, लोकल फॉर वोकल हो, मेक इन इंडिया हो, इसमें एक इंटरनेशनल एंगल बिल्कुल है। आप कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, उसमें कई इनपुट्स लगते हैं, और जहाँ आप अगर कोई टेक्निकल चीज़ों की बात कर रहे हैं तो ऐसे कई इनपुट्स लगते हैं जो हाई टेक्नोलॉजी होते हैं, या जिसमें जैसे क्रिटिकल मिनरल्स लगते हों, या तमाम ऐसी चीज़ें। तो उन सब में जो है इंडिया काफ़ी हद तक जो है वो कुछ एक्सपोर्ट्स पे निर्भर रखता है। तो वो एक तरीके से वैसे आप कर सकते हैं सपोर्ट। दूसरे तरीके से आप मेक इन इंडिया सपोर्ट कर सकते हैं, या वो वोकल फॉर लोकल या आत्मनिर्भर भारत, इससे कि आप जो हैं, जो भी चीज़ें इंडिया में बन रही हैं वो फिर एक्सपोर्ट हों। और जब आप एफटीएस की बात करें तो ज़्यादातर वो यही उनका रहता है एम, कि आप जो ये सारे एक्सपोर्ट मार्केट एक्सेस इश्यूज हैं,
ताकि आप दोनों को अपने मार्केट की ज्यादा एक्सेस मिले। दूसरा, टैरिफ्स बहुत कम कर देता है। तो जैसे आप देखेंगे यूएई के एफटीए में जो अभी हुआ, 90% तक जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें टैरिफ्स अब 0 हो चुके हैं, जिससे कि, और ये दोनों ही कंट्रीज को हेल्प करता है। तो अगर आपके इनपुट्स के कॉस्ट रिड्यूस हो गए तो आपको मेक इन इंडिया में हेल्प मिलेगी, या फिर आपको अगर मार्केट एक्सेस इंक्रीज हो गया तब आपको हेल्प मिलेगी कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कृति साहिबा कि डिफेंस सेक्टर में आप कैसे देखती हैं इंडिया, क्योंकि कुछ तो ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट ट्राई सर्विस एक्सरसाइजेज होंगी और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है उसका एक पिलर है बेसिकली डिफेंस जो है। तो आप कैसे देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में डिफेंस सेक्टर में दोनों ममालिक क्या जो, क्योंकि इस वक्त देखने में तो ये आ रहा है कि इंडिया की बड़ी डिफेंस सेक्टर में नीड्स है, पूरी दुनिया से असला खरीदने इंडिया जा रहा है और खरीद रहा है, और बहुत सारा पैसा जो इंडिजिनाइजेशन में रखा है। तो इसमें इंडिया यूके की डिफेंस पार्टनरशिप को आप कैसे देखती हैं, और ये क्या जो है, ये क्या इस इंडिया को जो है वो भले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या साइबर हो या स्पेस के मामलात हो, इनमें को इंडिया को किसी किस्म की कोई जो है वो ऑटोनॉमी मिल सकेगी? क्योंकि असल में तो जो लैंड, एयर एंड सी है उसकी ज्यादा वैल्यू थी, लेकिन ये साइबर में, आर्टिफिशियल में, स्पेस में जाना, हाउ कम दैट इज अ चैलेंज फॉर इंडिया, एंड इसमें यूके हाउ कैन इट हेल्प, और इसमें काफी बात हुई है। तो मेरे ख्याल में उतने चैलेंज की बात नहीं, बात यह है कि आप जॉइंटली अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ इन सब मुद्दों पर कोलैबोरेट करें। तो जैसे कि आप देख लें, कई लोगों ने लिखा है इंडिया का स्पेस प्रोग्राम कितने कम पैसे में वो लोग कितना सब कुछ कर लेते हैं, और स्पेस एक इमर्जिंग एरिया है जहाँ पे लीडरशिप की बहुत जरूरत है। तो और इंडिया वो लीडरशिप आपने देखा होगा, चाहे वो हाइड्रोजन में हो, क्लाइमेट में, कुछ हद तक सोलर में, तो सोलर अलायंस जिसे इंडिया लीड करता है। तो इंडिया अब कुछ सालों से कई क्षेत्रों में अब अपना लीडरशिप दिखा रहा है। उस हिसाब से स्पेस या एआई में जहाँ पे, या साइबर सिक्योरिटी में, जहाँ पे रूल्स ऑफ द गेम्स जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सेट नहीं हुए, वहाँ पे बहुत जगह है इंडिया अपने लाइक माइंडेड पार्टनर्स के साथ आके रूल्स ऑफ द गेम एस्टैब्लिश करे कि जैसे आप स्पेस प्रोटोकॉल्स देखेंगे अब काफी पुरानी हो चुकी हैं कई हद तक, नई स्पेस प्रोटोकॉल्स लाना, अपने दोस्तों के साथ मिलके लाना, एआई साइबर सिक्योरिटी में नॉर्म्स लाना, क्या एस्केलेशन होता है, क्या एस्केलेशन नहीं होता, ये सब चीजें तो मतलब कहीं भी एक काम चल रहा है, लेकिन एक इंटरनेशनल नॉर्म्स जो है वो उतने इमर्ज नहीं हो पाए। तो वो एक मुद्दे की बात हो गई जहां तक, और ये सब चीजें डिफेंस से भी रिलेटेड हैं। आप चाहे जो कोई इंडस्ट्रियल चीजें भी डिफेंस से रिलेटेड होती हैं। जहां तक डिफेंस की बात होती है, बिल्कुल इंडिया आत्मनिर्भरता की तरफ जाना की सोच रहा है। आप देखेंगे पिछले 3 साल में हर साल एक लिस्ट जरूर निकली है, वो लोग 101 या 108 की लिस्ट निकालते हैं, जो चीजें अब इंडिया इंपोर्ट नहीं करेगा, बस जो है लोकली इंडिया से ही लेगा। अब इसमें ये तो एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है कि धीरे धीरे हम अपनी निर्भरता इंपोर्ट्स की घटाएंगे, लेकिन अब पूरी तरह से भी नहीं घट सकती, लेकिन उसमें डाइवर्सिफिकेशन जो है वो अभी की बना हुआ है इंडिया के लिए। क्योंकि अभी जैसे रशिया यूक्रेन के बाद एक रियलाइजेशन तो जरूर आया है कि हम एक, और ये सार्वजनिक तौर पे भी इंडियन ऑफिशियल्स ने कहा है कि हम एक निर्भरता को हटाने के लिए दूसरी निर्भरता नहीं ला सकते। तो यदि आप रशिया से हट रहे हैं तो आप पूर्ण रूप से बिल्कुल वेस्ट की तरफ भी नहीं जा सकते, जबकि इंडिया वो कर रहा है। आपको एक खुद भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो कि एक आइडियल सिचुएशन है, और डाइवर्सिफाई भी करना पड़ेगा। तो आप देख लें 2+2 यूएस का भी हुआ था, या अभी की जॉइंट स्टेटमेंट, आपको कई चीजें सिमिलर लगेंगी। और वो इसलिए है क्योंकि इंडिया ये सब चीजें अपने वेस्टर्न पार्टनर्स के साथ वो अपना ट्रेड बढ़ा रहा है, ट्रेड कोऑपरेशन बढ़ा रहा है, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, फ्रांस हो, इजराइल हो। और पिछले कुछ सालों में इंडिया ने ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है डिफेंस में, ये शब्द कई, और ये दर्जा कई नेशंस के साथ किया है। अच्छा कृति साहब, ये बताइएगा जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है वो तो है एनर्जी का,
और जिस तरह इंडिया ने इंटरनेशनल जिसे आप कह लें कि सोलर अलायंस में काम किया, और अभी ये बात हुई कि जी हमें वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के ऊपर जो बात हुई, और कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, आप क्या समझती हैं ये जो रीन्यूएबल एनर्जी में क्या इंडिया के पास कितना कुछ स्पेस है, और कितनी की जरूरत है इंडिया को जिसे कहते हैं ना रीन्यूएबल एनर्जी में जाने में, लेके जाने में? फॉर एग्जांपल इंडिया यूके सस्टेनेबल फाइनेंस फोरम के ऊपर भी डिस्कस हुआ है, और क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव भी आए हैं, बल्कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो आप कैसे देखती हैं इस फील्ड में इंडिया जो है वो यूके से क्या ले सकता है? क्योंकि जो ज्यादातर जो लोग हैं उनका कहना यह है कि इंडिया इज एट रिसीविंग एंड, क्योंकि इंडिया को एनर्जी की जरूरत है, और इसमें यूके क्या कर सकता है और उसने क्या किया है, आप इसमें कुछ जानती हैं कि एनर्जी नीड्स के हवाले से? क्योंकि एक तो ट्रेडिशनल मैकेनिज्म है एनर्जी का, एक जारी बात है, एक नॉन ट्रेडिशनल था कि भाई आइंदा हमने जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसमें कैसे जाना है। तो उसमें आप कैसे देखते हैं इंग्लैंड कैसे मदद कर पाएगा, और इंडिया की कितनी की कैपेसिटी है और कितनी की नीड्स हैं? अगर आप इसमें कोई थोड़ा अब तो मैं वैसे एनर्जी एक्सपर्ट नहीं हूँ और उतने मेरे पास आंकड़े नहीं है, लेकिन जहां तक आप एक स्ट्रेटेजिक एनर्जी नीड्स की आप इंडिया की बात करें तो वहां पे देखिए एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है इंडिया के लिए वो ये है कि इंडिया अभी नेट इंपोर्टर है एनर्जी नीड्स के लिए। वो ज्यादातर ऑयल पे ही अपना रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन